धारा 370, उसके बाद रामलला का भव्य मंदिर और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तीन वो मसले हैं जो बीजेपी ने जनसंघ के बाद से उठाए थे और कहा था कि यही तीनों बीजेपी का वैचारिक अधिकार है। ऐसे में जब खबर आई कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा है तो हमें लगा कि हम आपको बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या बदल जाएगा और क्यों ओवैसी जैसे नेताओं को यह कहना पड़ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो गया तो यह मुसलमानों की आजादी पर एक खतरा बन जाएगा। तो सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि आजादी से पहले जनसंघ और बीजेपी की, जैसा कि हमने बताया, तीन मुख्य एजेंडे थे। पहला, आर्टिकल 370 को हटाना 35A के साथ, जिसे बीजेपी ने हटा दिया। दूसरा था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाना, जिसे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर कर दिया गया। और तीसरा था कि देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करना। पहले दोनों एजेंडे पर बीजेपी काम खत्म कर चुकी है और उसके बाद ये उम्मीद थी कि अब तीसरे वाले की तरफ शायद बीजेपी बढ़ेगी और वो उम्मीद अब दिखाई पड़ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने एक बिल अपने यहां पेश किया है। राज्य सरकार यह चाहती है कि इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर यह मानकर चलिए कि बिल जो है कानून की शक्ल में जल्द ही राज्य में लागू हो जाएगा। उधर खबर यह भी है कि न सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी इस पर काम चल रहा है। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के तमाम पक्षों के साथ तकरीबन 30 दिनों तक अपनी राय देने के लिए कहा था और अब यह माना जा रहा है कि 2024 के चुनावों से पहले यह मसला देश भर में चर्चा के विषय में होने वाला है, क्योंकि कम से कम बीजेपी शासित राज्य जो हैं वो इसे लागू कर देंगे। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। एक तरफ तमिलनाडु की सरकार है जो कह रही है कि हम अपने यहां पर यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, तो वहीं पर यह मानकर चलिए कि बीजेपी शासित सभी राज्यों में लगभग ऐसा हो सकता है कि इसको धीरे धीरे लागू कर दिया जाए। अब आपके मन में सवाल होगा कि यूसीसी से ऐसा क्या हो जाएगा या यूसीसी में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा बवाल काटे बैठा है। तो आसान शब्दों में हम आपको समझा दें कि यूसीसी का मतलब यह है कि जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो जिस धर्म के हों, जिस मजहब से आते हों, जिस जात के आते हों, सबके लिए एक कानून हो जाएगा। अभी भारत में दंड विधान जो है वो सबके लिए एक है, यानी अगर कोई गलती आप करते हैं तो चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी और धर्म के हो, आप सबको एक सजा मिलेगी। लेकिन जब बात जीवन जीने की शैली को आती है वहां पर अलग विधान है और इसीलिए बीजेपी बार बार कहती आई है कि जब संविधान का मतलब सबके लिए एक विधान, तो फिर अलग अलग नियम, कायदे, कानून जीवन जीने की शैली के लिए क्यों। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आसान शब्दों में यह है कि हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, संप्रदाय, वर्ग के लिए एक देश में एक नियम होगा और यही समान नागरिक संहिता कहा जाता है। यानी अगर यह लागू हुआ तो फिर चाहे जिस धर्म से आप आते हो, आपकी शादी को लेकर एक नियम होगा, आपके तलाक को लेकर एक नियम होगा, आपके विरासत को लेकर एक नियम होगा, बच्चा गोद लेते हैं तो उसको लेकर एक नियम होगा और संविधान के अनुच्छेद 44 में भी सभी के लिए एक कानून की बात कही गई है। अब मुसलमानों में इसको लेकर दिक्कत इस बात को लेकर है कि उनके यहां पर्सनल लॉ बोर्ड सब कुछ चलता है, 4 शादी तक की इजाजत दी गई है, तलाक के उनके अपने तरीके हैं, विरासत के उनके अपने तरीके हैं, बच्चे के गोद लेने के अपने तरीके हैं। अगर यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो फिर जितने भी धर्म हैं उन सब को एक नियम मानना पड़ेगा। हिंदुओं को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से कई बार ओवैसी या बाकी नेता जो कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 44 संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। हम आपको बता दें कि जैसा कि शुरुआत में भी कहा कि आपराधिक संहिता जो है वो एक समान है, लेकिन जीवन जीने की शैली को लेकर अलग अलग नियम, कायदे, कानून है। समान नागरिक कानून का जिक्र वैसे 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें तो कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके पर जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमान के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं कही गई थी। हालांकि साल 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर साल 1956 में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिखों के उत्तराधिकार मामले को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को लाया गया, लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग से नियम, कायदे, कानून बना दिए गए थे और इसी बात को लेकर बीजेपी और बीजेपी से इत्तेफाक रखने वाले संगठन जो हैं वो विरोध करते आए हैं।
भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है। ये दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है। साथ ही हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण कानून है जो संपत्ति और उससे जुड़े मामलों संबंधित है। इसके अलावा यह भी कहा कि यह नेगोशिएबल स्टेटमेंट है। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि मैं ऐसे कई कानूनों का हवाला दे सकता हूं जिनसे साबित होगा कि देश में व्यवहारिक रूप से समान नागरिक संहिता है, इसके मूल तत्व समान है और पूरे देश में लागू हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सिविल कानून विवाह और उत्तराधिकार कानून का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। इधर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू हैं। वहीं धार्मिक मसलों में सभी के लिए कानून अलग अलग हैं और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। हालांकि भारत जैसे डाइवर्स देश में इस सबको लागू करना इतना आसान नहीं है। देश का संविधान सभी को अपने अपने धर्म के हिसाब से जीने की पूरी आजादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मानने और उसकी प्रचार करने की स्वतंत्रता को रखता है। क्योंकि भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात यह है कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन अगर राज्यों में हिंदुओं की मान्यताओं को देखें तो हिंदुओं में ही अलग अलग रीतियां, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग तौर तरीके आपको दिखाई पड़ जाएंगे। वैसे ही जैसे मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज, नियम अलग अलग है। ईसाइयों के यहाँ भी नियम कायदे कानून अलग हैं। किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिकता संहिता लागू होते ही ये सारे नियम जो हैं खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों की मान्यता और सुरक्षा देने की बात कही गई है। बीजेपी ने हमेशा इस मसले को जोर शोर से उठाया है। 2024-2019 में भी घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र किया था। शिवसेना ने भी कहा था कि 2019 में मोदी सरकार रजक में शिवसेना के उठाए मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। देशहित का फैसला है। अब सवाल हमारा आपसे है कि आपको क्या लगता है कि ये यूसीसी का जो फैसला है ये सही है, गलत है? यूसीसी को लेकर आपकी सोच क्या है? और जो ये तर्क दिया जाता है, क्योंकि दो तर्क मुख्यतः आते हैं। एक तर्क आता है कि इस देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है, तो ये नहीं लागू होना चाहिए, धार्मिक मसलों में हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मसला ये कि अगर दंड विधान एक है तो फिर जीवन जीने की शैली को एक क्यों नहीं किया जाए? क्यों नहीं एक देश एक कानून सभी के लिए हो जाए? इस विषय को लेकर आपकी सोच क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।